ग्लोबल लीडरशिप हम सभी बापू जी को जानते हैं, महात्मा गांधी जी। उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस आज़ादी दिलवाई थी थ्रू नॉन वायलेंट सिविल ओबीडियंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो कि अनफेयर थे। तो उन्होंने बिना वायलेंस के उन सभी लॉज को फॉलो करने से मना कर दिया था लोगों को। उन्होंने लोगों को बल्कि पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट कल्चर से जो कि आते हैं उनको इंस्पायर किया था कि वो सिविल राइट्स के लिए मूवमेंट करें और फ्रीडम के लिए वो डिफरेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि डिफरेंट कल्चर, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और सभी कल्चर के लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था कि वो सिविल राइट्स के लिए जो है मूवमेंट में आएँ और नॉन वायलेंस सिविल ओबीडियंस में पार्टिसिपेट करें। क्लियर? तो इसी तरीके से आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे बाहर की कंट्रीज़ के जो कंपनी है वो इंडिया में आके अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है, इंडिया की जो कंपनी है वो बाहर जाकर अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ भी जो है इंडिया के एम्प्लॉयज़ बाहर की कंट्रीज़ में बाहर की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज़ में जो है हमारे इंडिया के लोग काम कर रहे हैं और बाहर के लोग हमारी इंडियन वर्क कंपनी में भी काम कर रहे हैं। तो यानी कि क्रॉस कल्चर का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में उन सभी लोगों को, उन सभी एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना और गाइड करना, कहने का मतलब है उनको लीड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई सेम कल्चर के लोग हैं, तो हमें उनके बारे में पता है कि किस टाइप के लोग हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं, कैसे इमोशंस हैं, सब कुछ पता है और उनको कैसे मोटिवेट करना है, हम आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब अलग-अलग कल्चर के लोग, अलग-अलग कंट्री से लोग आएँगे और उनको जब आपको लीड करना होगा, तो कैसे आप लीड करोगे जब तक उनके कल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उनके बारे में पता नहीं होगा, उनके कम्युनिकेशन का स्टाइल नहीं पता होगा, तो कैसे आप उनको लीड कर सकते हो? तो वही चीज़ ग्लोबल लीडरशिप कहलाती है। ग्लोबल लीडरशिप का मतलब यही होता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू वर्क टुवर्ड कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉयज को, पीपल को इन्फ्लुएंस करना है, गाइड करना है, उसी को ग्लोबल लीडरशिप कहते हैं। क्लियर? ग्लोबल लीडरशिप, आप बाहर की कंट्रीज में जाकर वहां के लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। बाहर का कोई पर्सन इंडिया के लोगों को मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए काम करें, तो इसी को ग्लोबल लीडरशिप कहा जाता है। क्लियर? तो कंपनीज आज के टाइम पे जो ग्लोबल प्रेजेंस रखती हैं, कंपनीज दैट हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस आर इंप्लीमेंटिंग टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू बिल्ड क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी अमंग देयर लीडर। तो आज के टाइम पे वो सारी कंपनीज जो ग्लोबल प्रेजेंस रखती हैं, कहने का मतलब है कि जो मल्टीनेशनल कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, वो अपने यहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करती हैं, जिसके जरिए लीडर्स के अंदर क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके। क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके, कहने का मतलब है कि किस तरीके से अलग-अलग कल्चर में जो है कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को एडॉप्ट करना है, डिफरेंट कल्चर को कैसे एडॉप्ट करना है, किस तरीके से ह्यूमन सेंट्रिक होना है। क्लियर? तो वो सारी जो है टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ग्लोबल प्रेजेंस है, आप अलग-अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस वर्क कर रहे हो, तो अलग-अलग कल्चर के एम्प्लॉयज को भी आप रिक्रूट करोगे और उनको लीड करना जरूरी है। तो ऐसे में जो आपके लीडर्स हैं, उनको ये गाइड, उनको ये ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनके अंदर क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना जरूरी है। तभी जो है वो डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉयज को वो सही तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। तो दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडजस्टिंग लीडरशिप स्टाइल टू बी इफेक्टिव इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जब टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी लीडर में बिल्ड किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो लीडर्स हैं उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो डिफरेंट कल्चर को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, कम्युनिकेशन क्या है वो समझ पाएंगे और वो अपने लीडरशिप स्टाइल को सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे डिफरेंट कल्चर के हिसाब से। क्लियर? कि कौन से कल्चर में किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल जो है अडॉप्ट करना है, वो उसको समझ पाएंगे, उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे ग्लोब स्टडी। तो ग्लोब स्टडी में हम देखेंगे कि वहां पर जो है कुछ लीडरशिप स्टाइल हैं जो कि 9 कल्चरल डायमेंशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए गए थे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो लीडरशिप स्टाइल अलग-अलग कल्चर के हिसाब से अलग-अलग है। तो कौन से कल्चर के हिसाब से किस तरीके से लीडरशिप स्टाइल करना है, वो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है, वो आप कब कर पाओगे, जब आपके अंदर क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। और ये क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी डेवलप कैसे होगा? डिफरेंट मेथड हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग, इनके जरिए जो है वो क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी जो है लीडर्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। तो टैलेंट डेवलपमेंट फॉर ग्लोबल लीडरशिप फोकसेस ऑन कल्टिवेटिंग ए ग्लोबल माइंडसेट, cross-cultural competency and a diverse set of skills in leaders to enable them to effectively manage in a global multinational context. तो नॉर्मली जब कोई नेशनल कंपनी है वो अपने ही
कंट्री में वर्क परफॉर्म कर रही है और अपनी कंट्री के कल्चर से उनको डील करना है, तो उनके लीडर्स आसानी से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, गाइड कर लेते हैं। लेकिन अब आज के टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉइज उनके यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी डेवलप करना जरूरी है। लीडर का माइंड अब सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए। उसको ग्लोबल माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉइज को जो है इन्फ्लुएंस करना है, उनको जो है मोटिवेट करना है, गाइड करना है। क्लियर? और ये सब कैसे होगा? ये जो क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी है, ग्लोबल माइंडसेट है, स्किल है, ये कैसे डेवलप होंगे? ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेथड का इस्तेमाल करके। क्लियर? ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेथड का इस्तेमाल करके। तो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि टैलेंट को डेवलप करने के लिए, क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज ट्रेनिंग, कोचिंग एंड मेंटोरिंग टू इंप्रूव एम्प्लॉय स्किल एंड अलाइन देम विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एम्प्लॉय के स्किल को इंप्रूव करने के लिए, क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलाइन करने के लिए उनके स्किल्स को, उनके एफर्ट को, ये तीन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटोरिंग। देखिए ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको जो है कहीं पे किसी वर्कशॉप में, किसी कोर्स को अटेंड करने के लिए बोला जाएगा, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाएगा, जिससे आप नए स्किल्स और नए नॉलेज आप सीख सकें। क्लियर? वही तो ट्रेनिंग होता है। जैसे कि कार ड्राइविंग सीखनी है तो आप क्या करोगे? आप वर्कशॉप पे जाओगे या फिर जो कार ड्राइविंग सिखाता है आप उसके पास जाओगे, वो आपको कार में बैठाएगा और आपको कार ड्राइविंग जो है वहां पर वो सिखाता है। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है? क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना है, आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में नॉलेज लेना है, ग्लोबल माइंडसेट तैयार करना है। तो इसके लिए आप जो है डिफरेंट वर्कशॉप अटेंड करिए, कोर्सेज को ज्वाइन करिए, अलग अलग लैंग्वेज सीखिए, सेमिनार्स को अटेंड करिए, जिससे कि आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज जो है वो डेवलप हो। एग्जाम्पल के तौर पर सेंडिंग एन एम्प्लॉय टू ए वर्कशॉप ऑन पब्लिक स्पीकिंग और अ सर्टिफिकेशन कोर्स। किस तरीके से जो है पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज में जाकर कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उससे रिलेटेड वर्कशॉप, उससे रिलेटेड कोर्स को ज्वाइन करिए। आप देखते होंगे फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स होता है, जहां पर आप फ्रेंच सीख सकते हो। और फ्रेंच सीखने के बाद आप उस कंट्री में जाकर, फ्रांस में जाकर आप अपना जो है वहां पर एज ए एम्प्लॉय वर्क कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, आप समझ सकते हो। क्लियर? तो ये ट्रेनिंग हो गया। इसी तरीके से अगला मेथड है कोचिंग। कोचिंग में सिंपल सा है कि यहाँ पर एम्प्लॉय को एक कोच असाइन कर दिया जाए, जो लीडर होता है उसको एक कोच असाइन कर दिया जाता है और वो कोच जो है स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करता है किसके अंदर? लीडर के अंदर। तो इट इज अ पर्सनलाइज्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस वेयर अ कोच पार्टनर विद एन इंडिविजुअल टू एनहांस देयर स्किल्स, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल थ्रू अ स्ट्रक्चर डायलॉग। तो यहाँ पर कोच जो है वो मेंटर करता है, एक तरीके से कोच जो है वो गाइड करता है इंडिविजुअल को, लीडर को, जिससे उसके अंदर स्किल्स, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो सके। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में होता है या फिर किसी गेम में होता है तो वहां पर एक स्पेसिफिक कोच जो है वो असाइन किया जाता है। आप जिम में जाएंगे तो जिम में भी आपके कोच होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। क्लियर? कोचिंग एग्जांपल, अगर कोचिंग की बात करें तो ए मैनेजर वॉकिंग एन एम्प्लॉय थ्रू हाउ टू यूज न्यू रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या है कि जो कोच है वो यहाँ पर मैनेजर को बता रहा है कि किस तरीके से नए रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना है। कोचिंग। क्लियर? इसी तरीके से अगला मेथड इज मेंटोरिंग। मेंटोरिंग में क्या है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होता है, एक्सपीरियंस जो लीडर होता है, उसके जरिए अनएक्सपीरियंस लीडर को गाइडेंस और सपोर्ट किया जाता है। तो मेंटोरिंग, पेयर एम्प्लॉय विद एक्सपीरियंस लीडर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट, ए लेस फॉर्मल रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच वेयर अ सीनियर एम्प्लॉय शेयर्स एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे पीएचडी कैंडिडेट जो होते हैं, अगर आपको रिसर्च पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए क्या करता है, आपको गाइड अपॉइंट किया जाता है और फिर गाइड आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से रिसर्च एक्टिविटीज को परफॉर्म करनी है, कैसे रिसर्च कंडक्ट करना है। तो इसी तरीके से कॉलेज में, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, मेंटोरिंग होता है। वहां पर जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होता है, जिसके पास 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो जो है लेस एक्सपीरियंस्ड लीडर को जो है गाइड करता है, सपोर्ट करता है और उनको एडवाइस करता है कि किस तरीके से क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे गाइड करना है। क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ए सीनियर लीडर मीटिंग विद अ जूनियर एम्प्लॉय टू डिस्कस हाउ टू नेगोशिएट अ रेज और हैंडल अ डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या है कि एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ये समझा रहा है कि किस तरीके से डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन में जो है वहां पर हैंडल करना है, उसको किस तरीके से नेगोशिएट करना है, कोई अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है या फिर कुछ कोई भी चीज है तो उसको लेकर कैसे नेगोशिएट करना है।
कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे फैमिली में आपके फादर हो गए, मदर हो गई या फिर कोई और जो आपके दादा हो गए, दादी हो गई, ये लोग आपको ज़िंदगी से रिलेटेड गाइडेंस वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उसी को मेंटोरिंग कहते हैं। क्लियर? तो ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग इसके ज़रिए जो है क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसीज़ डेवलप किए जाते हैं फॉर द ग्लोबल लीडरशिप, जिससे कि क्रॉस कल्चरल एम्प्लॉइज़ को, क्रॉस कल्चरल पीपल को जो डिफरेंट कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको गाइड किया जा सके, उनको लीड किया जा सके। ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, अगर आप आज के टाइम पे देखें तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दूसरे कंट्रीज की कंपनीज हैं वो हमारी कंट्रीज में आकर बिजनेस रन कर रही हैं, और हमारी कंट्रीज के जो कंपनीज हैं वो दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस रन कर रही हैं, प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, चाहे वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपना प्लांट सेटअप करके हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हो। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है कि एम्प्लॉइज का भी एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब है कि अदर कंट्रीज के एम्प्लॉय इंडिया में आके वर्क करेंगे, इंडिया के एम्प्लॉय दूसरे कंट्रीज में जाके वर्क करते हैं। तो ऐसे में कल्चर जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलता है। भाई इंडिया का एम्प्लॉय है, वो दूसरे कंट्री में जाएगा तो उसको दूसरा कल्चर देखने को मिलेगा। अभी तक इंडिया में था तो इंडियन कल्चर देखता था, अब दूसरे कंट्री में चला गया तो वेस्टर्न कल्चर देख रहा है। मान लीजिए अमेरिका गया तो वहां पे वेस्टर्न कल्चर को उसको डील करना पड़ेगा। तो जब अलग अलग कंट्री के कंपनीज जो हैं अलग अलग कंट्रीज में जाकर बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, तो ऐसे में उनको क्रॉस कल्चर से डील करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोगों से, अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉय को डील करना पड़ता है। तो उनको जो अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉयज हैं उनको लीड करने के लिए ग्लोबल लीडरशिप की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऐसे कुछ लीडरशिप क्वालिटीज जो ग्लोबली वर्क करते हो, जो ग्लोबली कहीं पे भी किसी भी कल्चर में चले जाएं, वहाँ के एम्प्लॉय को जो है वहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। तो उसी को ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, यानी कि ऐसी कॉम्पिटेंसीज, ऐसी कैपेसिटी लीडरशिप की जो कि ग्लोबली वर्क करे, कहीं पे भी किसी भी कल्चर में जाए वो वर्क करे। ठीक है? तो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू बी सक्सेसफुल लीडिंग इन अ क्रॉस कल्चर एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट। तो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज क्या हो गए? ये नॉलेज, स्किल्स और एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है जिसका इस्तेमाल क्रॉस कल्चर और इंटरनेशनल एनवायरमेंट में लीड करने के लिए किया जाता है, लीडरशिप को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो इट इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल एबिलिटीज एंड पर्सनल ट्रेट्स लाइक कल्चर इंटेलिजेंस, ग्लोबल माइंडसेट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड एडॉप्टेबिलिटी। क्लियर? तो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटिशन्स में कौन कौन सी चीजें आ गई? कॉग्निटिव स्किल्स जरूरी है, इंटरपर्सनल एबिलिटीज जरूरी है, पर्सनल ट्रेड जरूरी है जैसे कि कल्चरल इंटेलिजेंस हो गया, यानी कि कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। अब इंडिया का कोई एम्प्लॉय है, वो बाहर की कंट्रीज में जा रहा है और लीडरशिप एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, तो उसको वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। उसके जो भी जिस भी कंट्री में जा रहा है उस कंट्री का कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इंडिया का हूं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही वो बात करे, नहीं, ग्लोबल माइंडसेट, वो ग्लोबली सोचे। तो वहां पर आपको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं डील करना है बल्कि उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसको लीड करना होगा। स्ट्रेटजिक थिंकिंग, स्ट्रेटजी आपको बनाने आनी चाहिए, और एडाप्टेबिलिटी, आप खुद को भी जो है दूसरे कल्चर में अडॉप्ट कर सके, इस तरीके की जो है कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और अगर ऐसी कैपेबिलिटीज किसी भी लीडर्स में है तो वो अच्छे से जो है लीडरशिप एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा, सक्सेसफुली वो लीड कर पाएगा डिफरेंट कल्चर में और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, अलग अलग एम्प्लॉयज को वो मैनेज कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज है जो कि आपने देख ली, कल्चरल इंटेलिजेंस, ग्लोबल माइंडसेट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एडॉप्टेबिलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज हैं। सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट, शोइंग सेंसिटिविटी एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड, ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है कि जो भी लीडर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को समझ सके, उसको अडॉप्ट कर सके, और दूसरे जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके बैकग्राउंड को समझे, उनसे सेंसिटिविटी रखे। ये नहीं कि एकदम रिजिड हो जाए, नहीं मैं इंडियन हूं तो मेरे अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा, नहीं, उनके अकॉर्डिंग, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझिए और उनके अकॉर्डिंग जो है वहां पर उनको डील करिए। क्लियर? इसी तरीके से थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम अ ब्रॉड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, यहाँ पर क्या है, जो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज में है तो एम्प्लॉयज को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, ना कि अपने स्पेसिफिक कंट्री के पर्सपेक्टिव से। रिकॉग्नाइजिंग ग्लोबल कनेक्शन एंड showing a passion for learning about different culture and
आइडियाज, तो उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए कि वो डिफरेंट कल्चर और आइडियाज को लर्न करे। बीइंग कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी एंड चेंज, भाई अलग अलग कंट्रीज में आपको जाके डील करना होगा, अलग अलग कल्चर के लोगों से डील करना होगा, तो ऐसे में जो लीडर है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अनसर्टेनिटी और चेंज को डील कर सके, उसमें कंफर्टेबल हो, उससे वो घबराए नहीं कि अपने स्ट्रेटजीज को, अपने एक्शंस को वो एडजस्ट कर सके डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, एंड डिमोस्ट्रेटिंग रेजिलियंस इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी वो रेजिलेंट रहे। क्लियर। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन एंड हाउ दे अफेक्ट अदर। यानी कि जो लीडर है, जो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कल्चर में जो है लीडरशिप एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला है, उसको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन करना है उसको जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो खुद के इमोशंस को समझ सके, और उसका खुद का इमोशन कैसे दूसरों को अफेक्ट करेगा वो भी जो है उसको आइडिया होना चाहिए। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली अक्रॉस कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड जियोग्राफिक बैरियर्स, स्पेशली इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। यानी कि जो लीडर है उसके पास डिफरेंट कल्चर के लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंट कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी लैंग्वेज के भी बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो इफेक्टिवली दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, जो अदर कल्चर से हैं उनसे वो कम्युनिकेट कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑनेस्टी हो गया, नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब तो होते ही हैं, ये सब होने भी चाहिए। इनके अलावा अगर ग्लोबल लीडरशिप की बात करें, वहां पर कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी और चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें कंफर्टेबल हो लीडर, तभी जो है वो डिफरेंट कल्चर को डील कर पाएगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो डील कर पाएगा। क्लियर। ये ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसी है। अब डिफरेंट कल्चर किस तरीके से लीडरशिप को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से डिफरेंट कल्चर जो है वो लीडरशिप को अफेक्ट करते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि सोशल कल्चर और लीडरशिप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या किस तरीके से जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो लीडरशिप स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी स्टडी के लिए, इसकी नॉलेज के लिए ग्लोब स्टडी की गई, GLOBE, ग्लोब स्टडी की गई। तो रॉबर्ट जे हाउस ने 1990s में इस ग्लोब स्टडी को इनिशिएट किया था, और फिर वहां पर जो है बाद में और सारे रिसर्चर्स, तकरीबन 500 रिसर्चर्स जो है इसमें ज्वाइन हुए, और 150 कंट्रीज में उन्होंने रिसर्च किया। किस चीज को जानने के लिए रिसर्च किया? टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटल कल्चर एंड लीडरशिप। सोसाइटल कल्चर और लीडरशिप के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझने के लिए जो है स्टडी की गई। टू एग्जामिन हाउ कल्चरल वैल्यूज एंड लीडरशिप स्टाइल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज। किस तरीके से कल्चर वैल्यूज और जो लीडरशिप स्टाइल है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट सोसाइटी में। द प्राइमरी गोल इज टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन कल्चरल वैल्यूज एंड लीडरशिप। प्राइमरी गोल क्या था ग्लोब स्टडी का? कि लिंक को समझा जा सके कल्चर वैल्यूज और लीडरशिप में, विद द एम ऑफ डिटरमाइनिंग व्हिच लीडरशिप ट्रेट आर कंसीडर्ड इफेक्टिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा लीडरशिप ट्रेट जो है वो इफेक्टिव है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए ये ग्लोब स्टडी की गई थी। क्लियर? कि किस तरीके से कल्चरल वैल्यू और लीडरशिप जो है वो लिंक्ड है, और किस तरीके से कौन सा लीडरशिप ट्रेट ऐसा है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इफेक्टिव रहेगा। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोब स्टडी किया गया था। इनिशिएट किसने किया था? रॉबर्ट जे हाउस ने। बाद में इसमें 500 से ज्यादा रिसर्चर्स ज्वाइन हुए, और उनका जो है उनके जरिए 150 कंट्रीज में जो है डेटा कलेक्ट किया गया और इसको स्टडी की गई। तो जो ग्लोब स्टडी है उसने 9 कल्चरल डायमेंशन को फाइंड आउट किया और 6 कल्चरली इंडोर्स्ड लीडरशिप स्टाइल को फाइंड आउट किया। ग्लोब स्टडी से 9 कल्चरल डायमेंशन फाइंड आउट हुए और 6 जो है लीडरशिप स्टाइल फाइंड आउट किए गए। क्लियर? ग्लोब का फुल फॉर्म क्या था? ग्लोब स्टैंड फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। यहां पर जो ग्लोब है इसका फुल फॉर्म है क्या है? ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। क्लियर? किसने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था? रॉबर्ट जे हाउस ने 1990s में इसको स्टार्ट किया था। मेन मोटिव यही था कि कल्चरल वैल्यूज और लीडरशिप के बीच में क्या लिंक है उसको समझा जा सके, और कौन सा लीडरशिप ट्रेट है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है इफेक्टिव रहेगा। क्लियर? तो स्टडीज में क्या फाइंड आउट हुआ? 6 ग्लोबल लीडरशिप बिहेवियर को फाइंड आउट किया गया। 6 लीडरशिप बिहेवियर जो कि ग्लोबल थे उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया। पहला क्या है?
करिस्मेटिक और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। करिस्मेटिक और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। तो करिस्मेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो लीडर है वो अपने पर्सनल चार्म, अपने कॉम्पेलिंग विजन या फिर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल से जो है वो मोटिवेट करता है। तो इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज। तो जो कैरिस्मेटिक या फिर वैल्यू बेस्ड लीडर हैं वो जो अदर एम्प्लॉइज हैं उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसके बेसिस पे? शेयर्ड वैल्यूज के बेसिस पे, अपनी कम्युनिकेशन के स्किल्स के बेसिस पे, अपने पर्सनल चार्म के बेसिस पे। इसी तरीके से तो दूसरा लीडरशिप स्टाइल था दैट इज टीम ओरिएंटेड लीडरशिप। टीम ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या है कि इट फोकस ऑन बिल्डिंग टीम एंड क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। तो यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टीम बिल्ड पे फोकस किया जाता है और उस टीम में एक सेंस क्रिएट किया जाता है कि वो जो टीम है उनका सबका एक कॉमन पर्पज है और इसी को अचीव करने के लिए वो काम करते हैं, मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स अदर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या है कि यहाँ पर बाकियों को, जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी टीम मेंबर्स है, सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। यहाँ पर अकेले अकेले ऑटोनॉमी नहीं है, यहाँ पर लोग अकेले अकेले डिसीजन मेकिंग नहीं करे बल्कि सब लोग मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। वहीं पर जो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है दैट इज ह्यूमन ओरिएंटेड। ह्यूमन ओरिएंटेड में क्या है कि यहाँ पर जो है किस पे फोकस किया जाता है? दयालुपन पे, समझदार होने पे, सपोर्टिव होने पे। यानी कि ह्यूमन ओरिएंटेड है तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए दयालुपन दिखाएं, कॉम्पेशनेट रहें। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल दैट इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर ऑटोनोमस पे फोकस किया जाता है। जैसे यूएसए में आप देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर बॉसिज्म वाला रोल चलता है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है। वहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं। वहाँ पर किसी से डिसीजन मेकिंग में किसी को जो है इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। क्लियर। लेकिन वहीं पर कुछ कंट्रीज है जहाँ पर पार्टिसिपेटिव, जैसे जापान। तो जापान में सब लोग मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चर को स्टडी करके ये 6 टाइप के लीडरशिप को फाइंड आउट किया गया। क्लियर। और वहीं पर जो नेक्स्ट था दैट इज सेल्फ प्रोटेक्टिव। इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लीडर एंड द ग्रुप। सेल्फ प्रोटेक्टिव। तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल था, यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी सेफ्टी पे और लीडर और ग्रुप की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं। तो ये 6 लीडरशिप स्टाइल को ग्लोब स्टडी में फाइंड आउट किया गया। वहीं पे जो 9 कल्चर डायमेंशंस थे, कल्चर डायमेंशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कल्चर वेरी अक्रॉस कंट्रीज। यानी कि जो कल्चर है वो किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करता है। क्लियर। और इसके लिए बेस्ट जो मॉडल है वो गियर्ट हॉफस्टीड का है, जो जहां पर 6 कल्चर डायमेंशन जो है बताए गए हैं। लेकिन ग्लोब स्टडी में 9 कल्चर डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट किए गए। पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविटीज्म, इन ग्रुप कलेक्टिविटीज्म, जेंडर इगैलिटेरियनिज्म, असर्टिवनेस, फ्यूचर ओरिएंटेशन, ह्यूमन ओरिएंटेशन एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। पहला पावर डिस्टेंस, यानी कि द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्टेंस यानी कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है। तो ये एक कल्चर हो गया। क्लियर। ये कल्चर डायमेंशन हो गया। वहीं पर दूसरा क्या है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहां पर लोग अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए वर्क करते हैं। सोसाइटीज कंफर्ट लेवल विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्युइटी व्हिच कैन लीड टू स्ट्रिक्ट रूल एंड लॉस फॉर अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच। अब जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाले कल्चर होंगे वो लोग क्या करेंगे? वो स्ट्रिक्ट रूल और लॉस को फॉलो करेंगे जिससे कि कभी कोई दुर्घटना ना हो। क्लियर। कोई अनसर्टेनिटी ना हो। इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म, द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी इनकरेज एंड रिवॉर्ड कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड एक्शन। इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? वो रिसोर्स और एक्शन को कलेक्टिवली जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरीके से है इन ग्रुप कलेक्टिविटीज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैमिलीज में, ग्रुप में जो है वहाँ पर प्राइड, लॉयल्टी और कोहेसिवनेस को शो किया जाता है। क्लियर। इन ग्रुप को कलेक्टिविटीज पर नेक्स्ट जो कल्चर डायमेंशन है दैट इज जेंडर इगैलिटेरियनिज्म। यानी कि यहाँ पर क्या है कि डिग्री टू विच द जेंडर बेस्ड रोल एंड इनइक्वलिटीज आर मिनिमाइज। बहुत सारे ऐसे कल्चर होंगे जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी दिखेगी और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होंगे जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी नहीं शो होती है। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जेंडर इगैलिटेरियनिज्म यानी कि ऐसे कल्चर जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी होती है और वहीं पर ऐसे भी कल्चर होंगे जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी नहीं होती होगी। वहीं पर नेक्स्ट है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। हाउ मच इंडिविजुअल्स आर इनकरेज टू बी टफ, असर्टिव एंड डिसिसिव इन देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर देखने को मिलेंगे जहाँ पर असर्टिवनेस भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 7th कल्चर डायमेंशन है दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेशन, द एक्सटेंट टू विच पीपल इंगेज इन फ्यूचर
फ्यूचर ओरिएंटेड बिहेवियर, जैसे कि प्लानिंग, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर के लोग देखेंगे आपको जहाँ जो कि फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं, प्रेजेंट को कम जीते हैं, फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं। वहीं पर जैसे इंडियन कल्चर है, तो इंडियन कल्चर में आप ये चीज़ देखने को मिलेगा कि फ्यूचर ओरिएंटेशन होते हैं। वहीं पर अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले तो प्रेजेंट को जीते हैं। क्लियर। इसी तरीके से एट्थ है ह्यूमन ओरिएंटेशन, द डिग्री टू विच अ सोसाइटी इनकरेज एंड रिवॉर्ड इंडिविजुअल फॉर बीइंग फेयर, एल्ट्रुइस्टिक एंड जनरस। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। तो ह्यूमन ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि वो सोसाइटी, वो कल्चर जहां पर लोग, जो सोसाइटी है वो ऐसे इंडिविजुअल को इनकरेज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं जो फेयर होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो जनरस होते हैं। वहीं पर नाइन्थ है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी कि द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी इनकरेज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड एक्सीलेंस, यानी कि कोई इंडिविजुअल है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है, अपनी एक्सीलेंस को इंप्रूव कर रहा है, तो सोसाइटी उसको रिवॉर्ड करती है। तो ये जो है 9 कल्चरल डायमेंशन जो है वो ग्लोब स्टडी में फाइंड आउट किया गया। कल्चर डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि हाउ कल्चर वेरी अक्रॉस कंट्रीज। इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट, देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब होता है टू ज्वाइन थिंग्स सो दैट दे बिकम वन थिंग और वर्क टुगेदर। अलग अलग चीजें हैं, उनको मिला देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है, इंटीग्रेटेड कहलाता है। क्लियर। तो टैलेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, सक्सेशन प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी ना बना के इन सभी के लिए एक ही स्ट्रेटजी बनाया जाए तो उसी को इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो इट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट कनेक्ट्स ऑल पीपल रिलेटेड फंक्शंस फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, compensation and succession planning into one cohesive strategy rather than in isolation। cohesive का मतलब होता है यूनाइटेड। तो एक स्ट्रेटजी इन सभी फंक्शंस के लिए, जो पेपर से रिलेटेड फंक्शंस हैं, यानी टैलेंट मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, इन सभी के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी, एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाया जाए, उसी को इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, डेटा है, एचआर से रिलेटेड एचआर प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को इंटीग्रेट किया जाता है। और इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट जो है ये हेल्प करता है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में और वर्कफोर्स प्लानिंग में। क्लियर। तो वर्कफोर्स प्लानिंग को एनहेंस करता है, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कौन? इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट, बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, डेटा एंड एचआर प्रैक्टिसेस। तो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि सभी पीपल से रिलेटेड फंक्शन के लिए, टैलेंट मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन के लिए एक कोहेसिव स्ट्रेटजी बनाना, उसी को इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो है वही सारे फंक्शंस जो टैलेंट मैनेजमेंट के होते हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो आईटीएम यानी कि इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला क्या होता है जब हम टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? दैट इज टैलेंट प्लानिंग, यानी कि यहाँ पर फोरकास्ट किया जाता है कि फ्यूचर में कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्किल गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर। उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑनबोर्डिंग, यानी कि जिसको हम सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्लियर। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अट्रैक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं और स्मूथली जो एम्प्लॉइज हैं, जो नई हायरिंग्स हैं, उनको जो है हम ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ऑन बोर्ड कर देते हैं, उनको फैमिलाइज करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन से, उनका काम क्या होगा, उनका रोल क्या होगा, उनका ऑफिस कौन होगा, उनके कलीग्स कौन होंगे, सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, वो सारा कुछ उनको फैमिलाइज किया जाता है, यानी कि उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। क्लियर। उसके बाद एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है तो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है। क्लियर। कॉन्टिन्यूअसली मेजर किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे एमबीओ है, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड है, इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो है वहां पर परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है और रेगुलर फीडबैक भी जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपने अपने जो भी ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको वो इंप्रूव कर सके। एंड यूजिंग दिस डेटा टू इन्फॉर्म अदर टैलेंट प्रोसेस, और इसी डेटा का इस्तेमाल करके अदर टैलेंट प्रोसेस को भी जो है इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमने देखा कि एक एम्प्लॉय है, उसको जो है कोई मशीनरी चलाना नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए जब लर्निंग और डेवलपमेंट यानी जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा, तो उसको उस चीज से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें वो पीछे है। क्लियर। तो अगला क्या होता है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई कमी है, तो उसके लिए प्रॉपर वहां पर ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उसके अंदर स्किल डेवलप हो, उसके अंदर स्किल डेवलप हो। क्लियर। उसके बाद
कॉम्पेंसेशन प्लानिंग भी की जाती है। कॉम्पेंसेशन प्लानिंग कि कब किसको प्रमोट करना है, कब किसको बोनस देना है, कब किसको कितना इंसेंटिव देना है, क्लियर? सैलरी तो देते ही देते हैं, उसके अलावा बोनस हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, टूर प्लान हो गया, पैकेजेस हो गए, क्लियर? हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसको प्लान करते हैं। डेवलपिंग अ रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव स्ट्रेटजी दैट इज़ लिंक्ड टू बोथ परफॉर्मेंस एंड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। तो मार्केट कॉम्पिटिटिव और एम्प्लॉयी के परफॉर्मेंस पर कॉम्पेंसेशन प्लानिंग जो है वो डिपेंड करता है, क्लियर? उसके बाद करियर मैनेजमेंट और सक्सेशन प्लानिंग, इसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर रखा है। तो करियर मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉय को करियर में ग्रो करने का मौका वहां पर अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसने लोअर लेवल पे ज्वाइन किया, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसके स्किल्स, उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे उसको प्रमोट करके हम हायर लेवल पर लेके जाते हैं। तो करियर ग्रोथ है कि नहीं है, क्लियर? इसी तरीके से सक्सेशन प्लानिंग, यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्यूचर में कौन लीडर्स बन सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है कि वो लीडर का रोल परफॉर्म कर सके, क्लियर? सपोज कि एचआर मैनेजर की पोस्ट है और जो एचआर मैनेजर अभी है वो नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाला है, तो वो पोस्ट खाली न रह जाए, तो इसके लिए पहले से ही जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है एचआर में, उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको ट्रेनिंग कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है और उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है कि जैसे एचआर मैनेजर रिटायर होगा वैसे इसको वहां पर एचआर मैनेजर की पोस्ट पे इम्प्लांट कर दिया जाएगा, क्लियर? तो ये सक्सेशन प्लानिंग होता है। सक्सेशन यानी कि आगे कौन बनेगा, आगे एचआर मैनेजर कौन बनेगा, तो उसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जाती है। तो ये पूरा जो है इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है और ये रिपीट होता रहता है, ये रिपीट होता रहता है। बार-बार ये स्टेजेस जो है वहां पर फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार की बात नहीं है भाई, हर साल जो है कुछ ना कुछ एम्प्लॉय रिटायर होंगे, तो हर साल जो है वहां पर स्किल गैप आएगा, हर साल वहां पर वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो टैलेंट प्लानिंग होगा, उनका एक्विजिशन होगा, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाएगा, उनको लर्निंग डेवलपमेंट किया जाएगा, उनके कंपनसेशन को प्लान किया जाएगा कि उनको कौन सी बेनिफिट दी जाए, उनका करियर ग्रोथ देखा जाएगा, उनका सक्सेशन प्लानिंग किया जाएगा, क्लियर? तो ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब बात कर लें कि बेनिफिट क्या है, ये जो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट है इसका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि पीपल मैनेजमेंट में जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो इस तरीके से लगाए जाएं कि जिससे ओवरऑल जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, क्लियर? तो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट यानी कि इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट में जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ओवरऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो। नेक्स्ट है डेटा ड्राइवन डिसीजन, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वर्कफोर्स से रिलेटेड को डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर जो है वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं कि कितने एम्प्लॉय को हायर करना है, किस टाइप के एम्प्लॉय को हायर करना है, किसको जो है प्रमोट करना है, किसको इंसेंटिव प्रोवाइड करना है, कौन है जो नेक्स्ट एचआर मैनेजर के रोल पे, मार्केटिंग मैनेजर के रोल पे वर्क परफॉर्म कर सकता है, उसको पहले से तैयार कर लेना, उसको लीडरशिप की क्वालिटीज जो है पहले से उसको मेंटोरशिप कोचिंग के जरिए प्रोवाइड करना, क्लियर? जिससे कि जैसे ही मैनेजर की पोस्ट हो उसको वहाँ पर जो है पोस्ट कर दिया जाए, क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंप्रूव्ड रिटेंशन। भाई जाहिर सी बात है कि जब करियर प्लानिंग होगा, उसको कोई भी इंप्लॉय होगा उसको लगेगा कि हाँ उसका वहाँ प्रमोशन होने के चांसेस हैं, उसकी सैलरी आगे चल के बढ़ेगी, क्लियर? उसका सक्सेशन प्लानिंग हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इट सपोर्ट एम्प्लॉयज थ्रू आउट देयर इंटायर लाइफ साइकिल विच कैन हेल्प रिड्यूस टर्नओवर एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिक्रूटिंग। जाहिर सी बात है कि जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पर कॉस्ट आती है, ट्रेनिंग देना होगा, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में अलग अलग कॉस्टेज वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग खर्चे जो है वहाँ पर होते हैं रिक्रूटमेंट में, तो वो खर्चा बच जाता है जब आपके यहाँ पर एम्प्लॉय कोई छोड़ के नहीं जाता है। भाई जो आपने एक बार हायर कर लिया, वो एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है आपके यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि आपको नया एम्प्लॉय रिक्रूट करने की जरूरत ही नहीं है, तो वही एम्प्लॉय जो है छोड़ के नहीं जाएगा, तो आपका रिक्रूटमेंट का खर्चा बच जाता है। और कोई भी एम्प्लॉय क्यों छोड़ के नहीं जाएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन लगातार उसको अलग अलग लेवल पे सपोर्ट कर रही है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, उसको कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, उसको कंपनसेशन अच्छा प्रोवाइड कर रही है, उसका परफॉर्मेंस को मैनेज कर रही है, क्लियर? तो ऐसे में कोई एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जाएगा? तो रिटेंशन, इंप्रूव्ड रिटेंशन, जब इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो रिटेंशन भी इंप्रूव होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर घटेगा और जो है रिक्रूटमेंट की कॉस्ट भी घटेगी। इनहेंस्ड एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है टू मूव क्विकली और स्मूथली, तो जाहिर सी बात है कि इट क्रिएट्स अ मोर रिस्पॉन्सिव एंड एडाप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बाय इंश्योरिंग द राइट पीपल विथ राइट स्किल्स आर इन प्लेस एट द राइट टाइम। भाई आए दिन जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए नए मेथड्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को रन करने के लिए, तो ऐसे में एजिलिटी की बहुत ज़रूरी होती है कि तुरंत जो है नए चीज़ों को अडॉप्ट कर लें और उसको जो है स्मूथली जो है उसको यूज़ करें बिजनेस में, क्लियर? तो इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये नीड के बेसिस पे कि एक्चुअली में प्रेजेंट में क्या नीड है उसके बेसिस पे राइट पीपल को राइट स्किल्स के साथ प्लेस करता है राइट पोजीशन पे, क्लियर? तो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को लेकर अलग अलग मॉडल्स हैं, तो जैसे कि एक मॉडल है 5 पार्ट फ्रेमवर्क जो कि लिंक करता है एक्विजिशन, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस
डेवलपमेंट, सक्सेशन, इनको जो है ये लिंक करता है। 5 पार्ट फ्रेमवर्क, भाई इंटीग्रेटेड है ना, तो इंटीग्रेटेड मतलब ज्वाइन करना, तो 5 पार्ट फ्रेमवर्क किसको किसको ज्वाइन करता है? एक्विजिशन, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट एंड सक्सेशन। इसी तरीके से एक और मॉडल है 4R मॉडल, जो कि जोस बर्सन कंपनी ने इसको डेवलप किया था, और ये जो है 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट पे फोकस करता है: रिक्रूट, रिटेन, रीस्किल एंड रीडिजाइन। इसके लिए जो है कोहेसिव स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर तैयार की जाती है: रिक्रूट, रिटेन, रीस्किल एंड रीडिजाइन। तो ये जो मॉडल हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रेटेजिक और डेटा ड्राइवन अप्रोच टू मैनेज द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल फ्रॉम एंड टू एंड, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिटेंशन। तो ये जो मॉडल्स हैं, या फिर ये कह लीजिए ये जो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट है, ये स्ट्रेटेजिक और डेटा ड्राइवन अप्रोच है जो कि एम्प्लॉय के लाइफ साइकिल को मैनेज करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉय का लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जब से ज्वाइन करता है और एम्प्लॉय जब तक रिटायर होता है, वो उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है उसको मैनेज करने में ये इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट हेल्प करता है। और ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, और एम्प्लॉय के रिटेंशन को भी इंप्रूव करता है। जब भाई सही तरीके से आप मैनेज कर रहे होगे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय का टर्नओवर घटेगा, एम्प्लॉय आपके साथ हमेशा रिटेन रहेगा, आपके साथ वर्क करेगा। क्लियर? तो ये होता है इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? देखिए, करियर प्लानिंग यानी कि जब आप खुद अपने करियर के बारे में डिसाइड करते हो कि मुझे प्रोफेशनली कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है, तो वो करियर प्लानिंग होता है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। करियर प्लानिंग एम्प्लॉय खुद करता है और सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ, ये कोई की पोजीशन है वो खाली है, वहाँ पे किस एम्प्लॉय को रखा जाए, तो दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेस यानी कि एम्प्लॉय को प्रमोट करना एक तरीके से हो जाता है किसी भी लीडरशिप रोल के लिए, फिर कोई भी की रोल के लिए, तो दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग एम्प्लॉय खुद अपने लिए करता है, अपने करियर के लिए, और सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो करियर प्लानिंग में क्या हो गया? करियर प्लानिंग इज एसेंशियली द प्लानिंग प्रोसेस दैट एन इंडिविजुअल कैरीज आउट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हिज ऑन करियर। तो करियर प्लानिंग में एम्प्लॉय अपने खुद के करियर को बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए जो है वो प्लान करता है, तो उसको करियर प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि सेल्फ इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग डन बाय ए पर्सन टू हैव ए स्ट्रॉन्ग करियर पाथ। तो करियर प्लानिंग क्या होता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को, अपने कैलिबर को, अपने कैपेसिटी को सर्च करते हैं, वो प्लान करते हैं कि हम आगे चल के कहाँ पे जा सकते हैं। इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू फोकस ऑन वेयर टू वांट टू बी इन लाइफ प्रोफेशनली। तो ये क्या होता है? करियर प्लानिंग हेल्प करता है इंडिविजुअल को इस चीज़ पे फोकस करने के लिए, प्रोफेशनली वो कहाँ पे जाना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है। मुझे सीईओ बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे एचआर मैनेजर बनना है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप कहाँ क्या प्रोफेशनली पाना चाहते हो। सक्सेशन प्लानिंग की बात करें तो क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग सिग्निफाइज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी दैट एम्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी विद इन द बिजनेस। तो सक्सेशन प्लानिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई की पोजीशन खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट ना करके हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूस चलता रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं उसी में से किसी को हम जो है की रोल दे देते हैं, की पोजीशन पे बैठा देते हैं। इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर पॉसिबल फ्यूचर रोल, यानी कि पॉसिबल फ्यूचर में कोई रोल आने वाला है, कोई वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए पहले से आप क्या करते हो कि एम्प्लॉय को तैयार कर लेते हो, तो दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। स्ट्रेटजी फॉर पासिंग ऑन लीडरशिप रोल और अदर की रोल ऑफ एन द ऑनरशिप ऑफ ए कंपनी टू एन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग में कि एक स्ट्रेटजी होती है, हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, एम्प्लॉय को तैयार करते हैं, उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप करते हैं जिससे कि कोई लीडरशिप रोल आने वाली है तो उसको दे सकें, या फिर कोई दूसरा की रोल है उसको हम दे सकें एम्प्लॉय को, या फिर हो सकता है कई कई जगह पे ऑनरशिप को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी पर्सन को, तो ये सक्सेशन प्लानिंग कहलाता है। ऑल्सो नॉन एज रिप्लेसमेंट प्लानिंग, इसको क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं सक्सेशन प्लानिंग को। अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो पहले करियर प्लानिंग का प्रोसेस देखिए। तो करियर प्लानिंग में क्या होता है कि अपने आप को आप सेल्फ इवैल्यूएट करते हो अपने पाथ के लिए, तो पहले सेल्फ असेस करोगे अपने आप को, फिर रिसर्च ऑन करियर्स, आप देखोगे कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ क्या क्या करियर्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आप जो है अपना करियर ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, अपने अंदर की स्किल्स को और इम्प्रूव करोगे, सीवी को प्रिपेयर करोगे, जॉब सर्च करोगे और जो है जॉब को करोगे। अगर आपको लगता है कि कहीं और चेंज करने की जरूरत है तो फिर से आप जो है अपने करियर गोल को रिवाइज करोगे, और फिर से सेल्फ असेसमेंट, फिर रिसर्च ऑन करियर, फिर सेल्फ करियर जो है ऑब्जेक्टिव सेट, करियर ऑब्जेक्टिव, देन स्किल्स को इंप्रूव करना, प्रिपेयर सीवी करना, फिर सर्च फॉर जॉब एंड अप्लाई फॉर द जॉब, सेलेक्ट द जॉब। तो ये क्या है? करियर प्लानिंग प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। अपने करियर को आपको प्लान करते रहना चाहिए जब तक कि आप जो है प्रोफेशनली फिट ना हो जाएं, और जब तक आप जो चाहते थे वो आपको मिल ना जाए। वहीं पर सक्सेशन प्लानिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले डिफाइन
डिफाइन करती है कि उसको कौन से क्रिटिकल रोल हैं या फिर कौन सी नीड्स हैं जिसको फुलफिल करना जरूरी है। डेवलप लीडरशिप प्रोफाइल, उसके लिए एक लीडरशिप प्रोफाइल डेवलप करता है। डिटरमाइन फ्यूचर स्किल नेसेसरी फॉर द सक्सेस, और फ्यूचर में क्या स्किल्स चाहिए होंगे उसको डेवलप करता है। जब डिफाइन कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ ये जो है क्रिटिकल रोल्स हैं, इसको परफॉर्म करना ज़रूरी है और ये फ्यूचर स्किल्स हैं जो कि चाहिए होंगे, तो उसके बाद वो क्या करता है, डायग्नोस करता है। डायग्नोस यानी कि करेंटली हमारे एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सी स्किल्स हैं, क्या कौन है जो कि उस स्किल्स को परफॉर्म कर पाएगा। एक्सेस करंट स्किल्स इन्वेंट्री, यानी कि अभी करेंटली हमारे पास कितने किस टाइप के जो एम्प्लॉय हैं वो अवेलेबल है। अंडरस्टैंड टैलेंट रेडीनेस एंड पाइपलाइन पोटेंशियल, यानी कि जो अभी करेंटली जो हमारे एम्प्लॉय के अंदर क्या टैलेंट है उसको समझते हैं और पाइपलाइन करते हैं कि हाँ ये क्या पोटेंशियल इनके अंदर इंक्रीज किया जा सकता है। आइडेंटिफाई गैप्स इन पीपल एंड रोल, यानी कि जो रोल परफॉर्म करना है और जो पीपल हैं उनके बीच में क्या गैप है उसको डायग्नोस करता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी कि जो भी उस क्रिटिकल रोल को नीड को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए होती है उसको एम्प्लॉय के अंदर डेवलप किया जाता है और उसको फिर वहाँ पे पहुँचाया जाता है। क्रिएट टैलेंट मोबिलिटी डेवलपमेंट स्किल्स इनहेंसमेंट गोल्स इनकॉर्पोरेट सक्सेशन इनटू कंपनसेशन प्लान ट्रैक एंड मेजर प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी सक्सेशन प्लानिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमें किस की रोल के लिए एम्प्लॉय चाहिए, उसके वो डायग्नोस करते हैं कि एम्प्लॉय के पास क्या चीज़ें क्या नहीं है, उसके बाद भी उसको डेवलप करते हैं उस पोजीशन को अचीव करने के लिए। तो करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग। तो जब यही करियर प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन करती है किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो आइडेंटिफाई करेगी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की, यानी कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसको आइडेंटिफाई करती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है उनके लिए करियर पाथ जो है प्रिपेयर करती है और वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम तैयार करेगी जहां पर वो अपने करियर में आगे मूव कर सकें, ग्रोथ हो अपने आप को कर सकें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉय को वहां पर मिले। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर कैलिबर है, जो है स्किल्स है, नॉलेज है, उसके पास ग्रो करने का मौका है, तो उसको जो है वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिले। और कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल्स को खुद नहीं पता होता कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जो है इंडिविजुअल की इंटरेस्ट को, उनकी नीड को, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करती है और उनको जो है करियर में आगे ग्रो करने में हेल्प करती है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द एम्प्लॉय टू प्लान देयर करियर इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटीज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नीड। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसके कंटेक्स्ट में एम्प्लॉय की कैपेसिटीज़ को आइडेंटिफाई करके एम्प्लॉय को वहाँ पर जो है करियर को प्लान करने में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि करियर प्लानिंग इंडिविजुअल खुद अपने लिए कर सकता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसके लिए करियर प्लान कर सकती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जब करियर प्लानिंग करेगी एम्प्लॉय के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के, ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग करेगी और इंडिविजुअल जब अपने लिए करियर प्लानिंग करता है तो वो फिर जो है अपनी पर्सनल नीड के बेसिस पे जो अपने करियर को वो प्लान करता है। क्लियर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करियर प्लानिंग क्यों करेगी भाई, क्यों वो चाहेगी कि उसका एम्प्लॉय जो है आगे ग्रो करे, तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ पर्पस होते हैं। तो ये करियर प्लानिंग के जो ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव भी आप किसको सकते हैं और इसी को जो है आप इंपॉर्टेंस भी या फिर नीड ऑफ करियर प्लानिंग भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला चीज, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट टाइप ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन करियर प्लानिंग करेगी तो इससे क्या होगा कि वो राइट टाइप ऑफ पर्सन को अट्रैक्ट करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो राइट पर्सन है उसको रिटेन करके उसको रोक के रखेगा। भाई एक कोई एम्प्लॉय है, उसके पास कैपेबिलिटीज बहुत है, उसके पास मैनेजर जो है वहां पर स्किल्स हैं, लेकिन आप उससे जो है लोअर लेवल का काम करवा रहे हो तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो आगे चल के स्विच कर सकता है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है उसके लिए करियर प्लान करती है ऑर्गेनाइजेशन नीड के अकॉर्डिंग और फिर उसको जो है ग्रो करने का मौका देती है। तो इससे वो एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा बल्कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता रहेगा क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर उसका करियर आगे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग का कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, करियर प्लानिंग जब करती है तो वो आइडेंटिफाई करती है कि एम्प्लॉयज की क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो डिफरेंट एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करती है और उसके अकॉर्डिंग जो है उनके लिए करियर प्लान जो है वहां पर डेवलप करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि आगे चल के कोई पोजीशन खाली होने वाली है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेगी और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी जिससे कि आगे चल के जो है उनको वहां पर हायर पोजीशन के लिए तैयार किया जा सके। क्लियर। तो एक तरीके का सक्सेशन प्लानिंग भी हो गया। टू हैव अ मोर स्टेबल वर्कफोर्स बाय रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज। तो यहां पर क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसकी कैपेबिलिटीज
मतलब कि कुछ और हैं, लेकिन आप उससे उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करवा रहे हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है, या तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा या तो वो एब्सेंट रहना स्टार्ट कर देगा। तो अगर सही करियर प्लान करके उसको अकॉर्डिंगली उसको जो है टास्क दिया जाएगा, उसको जॉब दिया जाएगा, उसको रोल दिया जाएगा एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो बट ऑब्वियस बात है कि उसका टर्नओवर भी, लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा, यानी जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, और एब्सेंटीज भी कम हो जाएंगी या फिर निल हो जाएंगी। टू improve employee morale and motivation by matching skills to job requirement and by providing opportunities for promotion। बट अब ऐसा होता है कि जब वहाँ पर करियर प्लान किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो वहाँ पर क्या होगा कि एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा, वो मोटिवेट फील करेगा, क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग जो है, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी जो है स्किल्स के अकॉर्डिंग आप है वहाँ पर उसको जॉब प्रोफाइल दे रहे हो, आप उसको रोल दे रहे हो, वर्क दे रहे हो, क्लियर। और उसको पता है कि आगे चल के उसको प्रमोशन भी मिल सकता है, तो वो मोरल उसका हाई रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, और जिसकी वजह से ना वो जॉब छोड़ के जाएगा, ना ही वो एब्सेंट होगा, और जो है वो सही तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। इट हेल्प्स एम्प्लॉय इन थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। और जब ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है एम्प्लॉय के करियर को प्लान करेगी, तो एम्प्लॉय भी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से छोड़ के नहीं जाएगा। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इनकरेज एम्प्लॉय टू फुलफिल देयर पोटेंशियल। ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग के जरिए एम्प्लॉय को जो है गाइड किया जाता है, वहां पर उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सकें। टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। बट ऑब्वियसली बात है कि जब सही राइट पीपल को राइट टाइप का जॉब करवाया जाएगा, उनको प्रमोशन का चांस दिया जाएगा, वहां पर उनकी करियर को प्लान किया जाएगा, तो एम्प्लॉय मोरल हाई रहेगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की हायर रहेगी और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी होगा। टू मीट दी इमीडिएट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन टाइमली बेसिस। यानी कि बहुत बार होता है कि अचानक से कुछ एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट आ जाती है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, या फिर फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग जो है वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा एम्प्लॉय है, किसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या एबिलिटी है, और अचानक से कहीं पर कोई पोस्ट वैकेंट होती है, या फिर आगे चल के कोई पोस्ट वैकेंट होगी, तो आप पहले से ही तैयार होगे कि हाँ, हमारे पास एक एम्प्लॉय है जो कि उस पोस्ट पे जाकर उसको वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो परफॉर्म कर सकता है। या फिर नहीं तो आपको फिर बाहर से कहीं रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा दोबारा से, और जिसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में वहाँ पर कॉस्टली प्रोसेस होता है, टाइमली प्रोसेस होता है, क्लियर, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग के। तो अगर आप देखें तो करियर प्लानिंग कौन करता है, इंडिविजुअल अपने लिए खुद करेगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए करियर प्लानिंग करते हैं। वहीं पर सक्सेशन प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ही करता है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। जिससे सक्सेशन प्लानिंग क्यों करता है, जिससे कि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि अगर कभी हायर पोजीशन कोई वैकेंट होती है, तो उसको तुरंत कोई ऑक्यूपाई कर ले एम्प्लॉयज में, जिससे कि वो पोजीशन वैकेंट ना रहे। क्योंकि अगर पोजीशन वैकेंट रहेगी, तो जो भी वर्किंग है वो हैम्पर्ड करेगा, जो भी वर्किंग है वो रुक जाएगी, और जब वर्किंग रुक जाएगी तो फिर बट ऑब्जर्व होता है कि प्रोसेस जो पूरा है, सिस्टम पूरा डिले करने लगेगा। तो ऐसे में कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन वैकेंट ना रहने पाए, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग करता है। यानी कि पहले से ही वो एम्प्लॉय को प्रिपेयर करके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देकर रखता है, जिससे कि कोई भी पोजीशन अगर अगर वैकेंट हुई, तो उसकी जगह पे दूसरा एम्प्लॉय जो है वो अपने उस रोल को परफॉर्म कर सके। यूज ऑफ मेटा एनालिसिस एंड टैलेंट एनालिटिक्स इन टैलेंट मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टैलेंट एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालिसिस करना। तो जो डेटा होता है डिफरेंट टैलेंट मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा होता है, उसको एनालाइज करना, उसमें से मीनिंगफुल पैटर्न को फाइंड आउट करना ही एनालिटिक्स या फिर टैलेंट एनालिटिक्स कहलाता है, क्लियर। तो एनालिटिक्स इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये क्या है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड से आया है, जहां पर मैथ, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके डेटा में मीनिंगफुल पैटर्न फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि डेटा को एनालाइज किया जाता है, और जो है वहां पर मीनिंगफुल डेटा इंफॉर्मेशन निकाला जाता है डेटा से, क्लियर। तो टैलेंट एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड एक्टिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। यानी टैलेंट से रिलेटेड, टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है, वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डेटा हो सकता है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड डेटा हो सकता है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड डेटा हो सकता है, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड डेटा हो सकता है, क्लियर। इन सब रिलेटेड डेटा, इन सब टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड डेटा को स्टैटिस्टिकली जो है वहां पर कलेक्ट किया जाता है, और उसको एनालाइज किया जाता है, और उसमें से मीनिंगफुल पैटर्न को फाइंड आउट किया जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि रिक्रूटमेंट डेटा को यहाँ पर जो है कलेक्ट किया गया और उसको एनालाइज किया गया, स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया गया, तो पता चला कि नॉर्मली जो है ईयर में देखा जाए तो मार्च अप्रैल में जो है नए रिक्रूटमेंट होते हैं, नए एम्प्लॉय को हायर किया जाता है। क्लियर? तो टाइम टू हायर का जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला। इसी तरीके से एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का, एक एम्प्लॉय को हायर करने का वो जो है सपोज करें कि 20,000 रुपीज़ पर कॉस्ट आती है एक एम्प्लॉय को हायर करने का। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली? रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स से पता चली। क्लियर? तो जब रिक्रूटमेंट के डेटा को एनालाइज किया गया, एनालिसिस किया गया स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके, तो पता चला कि एक एम्प्लॉय को हायर करने का कॉस्ट 20,000 है। नॉर्मली मार्च अप्रैल में ही नए रिक्रूटमेंट होते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है वो एचआर मेजर करता है, जिससे कि सक्सेस रेट जो है वो हायरिंग का इंप्रूव हो जाए। क्लियर? इसी तरीके से वर्कफोर्स प्लानिंग का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर जो है वर्कफोर्स से रिलेटेड जो भी डेटा है, उसको एनालाइज करके ये चीज़ आइडेंटिफाई की जा सकती है कि फ्यूचर में हमें कितना वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर में हमें कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सपोज कि फ्यूचर में हमें 30 वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और हमारे पास ऑलरेडी अभी कितने हैं? 20 हैं, यानी कि 10 रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे, 10 एम्प्लॉय को रिक्रूट करना पड़ेगा। इसी तरीके से लीडरशिप गैप को भी फाइंड आउट करने में जो टैलेंट एनालिटिक्स है, ये फाइंड आउट हेल्प करता है। क्लियर? तो टैलेंट एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया कि टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करना और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना ही टैलेंट एनालिटिक्स होता है। और इससे में जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है उसका इस्तेमाल टैलेंट मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में, सक्सेसफुली एफिशिएंटली टैलेंट को मैनेज करने में किया जाता है। क्लियर? अब बात कर ले मेटा एनालिसिस का। देखिए, मेटा एनालिसिस में जो मेटा वर्ड है, इसका मतलब होता है एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। Analysis of analysis meaning a statistical analysis of the result from multiple independent studies। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक स्टडी होती नहीं है, मल्टीपल स्टडीज हो रही है। रिक्रूटमेंट की अलग स्टडी हो रही है, ट्रेनिंग के लिए अलग स्टडी हो रही है। क्लियर? और बाकी जो फंक्शंस है उनके लिए अलग स्टडी हो रही है। तो मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि जो अलग अलग स्टडीज हुई हैं, जो अलग अलग स्टडीज हुई हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसकी एनालिसिस की जाती है। जो फाइंडिंग्स आई हैं अलग अलग स्टडीज का, उसका एनालिसिस किया जाता है, यानी कि एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। ऑलरेडी एक एनालिसिस हो रखा है, ऑलरेडी जो है वहां पर 5-6 एनालिसिस हो रखे हैं, तो उन 5-6 एनालिसिस का भी जब एनालिसिस किया जाता है तो उसी को मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो ए मेटा एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट कंबाइंस द रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल quantitative studies on the same topic to produce a single more powerful conclusion। क्लियर? तो मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि सेम टॉपिक पे जो मल्टीपल स्टडीज हुई हैं उसका एनालिसिस किया जाता है। जो मल्टीपल स्टडीज हुई हैं उसके रिजल्ट का एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि और ज्यादा पावरफुल कंक्लूजन जो है वो निकाला जा सके। क्लियर? कि जैसे कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो है 5-6 लोगों ने स्टडी की, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड 5-6 लोगों ने स्टडी की, या फिर कह लीजिए कि पिछले 5 साल स्टडी हुआ है। क्लियर? हर साल जो है रिक्रूटमेंट के ऊपर स्टडी हो रहा है। तो जो हर साल रिक्रूटमेंट के ऊपर स्टडी हुआ है, उसका जो भी रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट का जब एनालिसिस करते हैं तो उसी को हम मेटा एनालिसिस कहेंगे। क्लियर? मेटा एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। तो ये कैसे वर्क करता है? हाउ इट वर्क्स? तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट द रिसर्च क्वेश्चन, क्लियरली डिफाइन द स्पेसिफिक क्वेश्चन द मेटा एनालिसिस विल आंसर। आप मेटा एनालिसिस कौन से क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, पहले उसको आप फ्रेम कर लीजिए। क्लियर? देन डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने पर कितना कॉस्ट आता है। क्लियर? ये आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। अब उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करिए, यानी कि एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने पर कितना कॉस्ट आता है, इससे रिलेटेड जो भी फाइंडिंग्स हुई हैं उन सभी फाइंडिंग्स को आप जो है कलेक्ट करिए। सिस्टमेटिकली गैदर एंड एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टडीज दैट मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि रिक्रूटमेंट से लेकर या फिर पर एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के कॉस्ट को लेकर जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको आप कलेक्ट करिए। क्लियर? फिर उन डेटा को एनालाइज करिए। स्टैटिस्टिकली कंबाइन द फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंडिविजुअल स्टडीज टू कैलकुलेट अ पूल्ड एस्टिमेट और ओवरऑल इफेक्ट। फिर अलग अलग जो स्टडीज हुई हैं कॉस्ट पर एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने के लिए, उसको जो है आप एनालाइज करें। क्लियर? यानी कि उसका एनालिसिस करें, अलग अलग स्टडीज का जो फाइंडिंग आया है उसको एनालिसिस करिए और फिर जो है उसको रिपोर्ट जो है यहाँ पर आप तैयार कर लीजिए। क्लियर? रिपोर्ट द कंबाइंड रिजल्ट इन अ ट्रांसपेरेंट एंड लॉजिकल वे। तो मेटा एनालिसिस में क्या हो रहा है? एनालिसिस ऑफ एनालिसिस, यानी कि अलग अलग सेम टॉपिक पे जो अलग अलग स्टडीज हुई हैं उसका जो भी रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। क्लियर? जिससे कि एक कॉमन और जो है एक सिंगल जो है पावरफुल कंक्लूजन निकाला जा सके। अब बात कर लें कि यूज ऑफ मेटा एनालिसिस, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है टैलेंट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला यूज आप कह सकते हैं सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल कहने का मतलब क्या हो गया कि जब रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें कौन सा सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करना है, कॉग्निटिव टेस्ट इस्तेमाल करना है या फिर स्ट्रक्चर इंटरव्यू
को इस्तेमाल करना है, कौन सा टूल जो है वो इफेक्टिव होगा, इस चीज को जानने के लिए आप मेटा एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग ईयर का डेटा जो है निकालिए सिलेक्शन टूल का और उसको जो है एनालिसिस करिए, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेथड जो है वो अच्छा मेथड होगा सिलेक्शन टूल का। क्लियर? इसी तरीके से मेटा एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपैक्टफुल प्रैक्टिसेस फॉर अट्रैक्टिंग एंड कीपिंग टॉप टैलेंट। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टैलेंट को जो है रिटेन करके रखना और टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट रखने के लिए कौन सा जो है इंपैक्टफुल प्रैक्टिसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने में मेटा एनालिसिस आपको जो है वहां पर मदद करेगा, टैलेंट मैनेजर्स को जो है वो मदद करता है। मेटा एनालिसिस कैन रिवील द की फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल टैलेंट डेवलपमेंट एंड करियर पाथ मैनेजमेंट। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि सक्सेसफुल टैलेंट को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं, करियर पाथ को मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में मेटा एनालिसिस हेल्प कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कौन से वो फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं टैलेंट को, कौन से वो फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं टैलेंट को, उसको भी फाइंड आउट करने में मेटा एनालिसिस इजीली जो है वहां पर आपको हेल्प करेगा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टैलेंट मैनेजमेंट सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कॉम्पेंसेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड टू अंडरस्टैंड देयर कंबाइंड इफेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से जो है मेटा एनालिसिस का इस्तेमाल होता है टैलेंट मैनेजमेंट में। ओवरऑल अगर कहें तो ये जो टैलेंट एनालिटिक्स है और मेटा एनालिसिस है, ये कुछ नहीं है, ये टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पेंसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसका एनालिसिस करना और मेटा एनालिसिस में उस एनालिसिस का भी एनालिसिस करना और जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसका इस्तेमाल करना टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, यही जो है इसका इंपॉर्टेंस है, यही जो है इसका यूज है टैलेंट मैनेजमेंट में। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।